गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में केंद्रक के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हम केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे कि केंद्रक में 4 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग हमने पढ़ा था क्रोमेटिन जाल, जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं। तो इस क्रोमेटिन जाल के ही यह जो क्रोमेटिन जाल है, यही आगे परिवर्तित होकर आपके गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसी गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, जो कि किससे बना हुआ है? क्रोमेटिन जाल से बना हुआ है। यदि आप कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में देखेंगे तो यह जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आपको जालनुमा संरचना में मिलेगा, लेकिन विभाजन की एम अवस्था में या विभाजन की प्रोफेज अवस्था में यह हमें किस रूप में मिलता है? गुणसूत्र के रूप में मिल जाता है। यह क्रोमेटिन जाल संघनित हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। तो छोटा और मोटा होकर क्या बना देगा? ये गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। इस गुणसूत्र की खोज सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। तो देखिए, जो गुणसूत्र है इसे हम और साथ क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम, क्योंकि कलर लेता है। क्रोमा का मतलब क्या है? कलर। तो इसे हम अभिरंजित भी कर सकते हैं। इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट ने की थी। तो किस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया गुणसूत्र को? स्ट्रॉसबर्गर ने। और इस गुणसूत्र को क्रोमोसोम नाम दिया था वॉल्डेयर ने। तो जो इसका नाम दिया था, कॉइनिंग की थी, उसे किसने किया था नाम? वॉल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब यदि हम गुणसूत्र के बारे में देखें तो मनुष्य के पास 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हर जीव में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। तो मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यह गुणसूत्र पाए जाते हैं जोड़ों में। जोड़ों से तात्पर्य कि एक तो आएगा आपकी माता से और एक कहाँ से आएगा? आपकी पिता से। तो सेम लक्षणों को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र साथ साथ रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। तो मनुष्य में ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह 46 गुणसूत्र 23 जोड़े में उपस्थित होते हैं। जब गुणसूत्र जोड़े में उपस्थित होते हैं तो क्या होगा? देखिए, इसे हम बोल देते हैं द्विगुणित अवस्था। यदि गुणसूत्र जोड़े के रूप में उपस्थित होता है, इसे क्या बोल देंगे? द्विगुणित अवस्था। हम कैसे हैं? हम द्विगुणित जीव हैं। मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य द्विगुणित जीव होता है। अब देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें गुणसूत्र जोड़ों में नहीं पाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अगुणित जीव। अगुणित जीव, इसे हम दर्शाते हैं एन से। तो मनुष्य कैसा है? द्विगुणित जीव है, जिसे किससे दर्शाएंगे? 2n से। जबकि अगुणित जीवों को हम किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। अब देखिए, ये तो हम गुणसूत्र के बारे में सामान्य चीजें देखी थी कि हम द्विगुणित जीव है और हमारे पास गुणसूत्र जोड़ों के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना की, कि गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखते हैं गुणसूत्र की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो प्रोफेज अवस्था में जो क्रोमोसोम है, जो प्रोफेज अवस्था में जो क्रोमेटिन जाल है, यही आगे जाके गुणसूत्र का निर्माण करता है। प्रत्येक गुणसूत्र का निर्माण 2 अर्ध गुणसूत्रों से होता है, और ये दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। तो जो बीच वाला भाग है, जो दोनों अर्ध गुणसूत्रों को जोड़ता है, इसे हमने क्या बोल दिया है? सेंट्रोमियर। यह क्या है? इसका अर्ध गुणसूत्र। यह भी गुणसूत्र का आधा भाग अर्ध गुणसूत्र, और यह भी गुणसूत्र का आधा भाग कैसे हो जाएगा? आपका अर्ध गुणसूत्र। इसके अंदर क्या उपस्थित होंगे? आपके डीएनए उपस्थित होता है। और मनुष्य में डीएनए कैसे होता है? द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। तो ये आपका आधा गुणसूत्र है, जिसे हमने अर्ध गुणसूत्र कह दिया। इसे हम क्रोमेटिड भी बोल देते हैं। और क्या बोला जाता है? इसे क्रोमेटिड्स बोला जाता है। और दोनों क्रोमेटिड्स जहां पे जुड़ते हैं उसे हमने क्या बोल दिया है? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर को प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन। इस सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीन की प्लेट पाई जाती है। इस प्रोटीन की प्लेट नुमा संरचना को हम कहते हैं काइनेटोकोर। इसे क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर। कोशिका विभाजन में जब गुणसूत्र तर्कुतंतु से जुड़ते हैं तो इस काइनेटोकोर प्लेट से ही तर्कुतंतुओं का आपस में तर्कुतंतु गुणसूत्र से आके जुड़ जाते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम जीन कहते हैं। इन्हें ही हम क्रोमोमियर भी कह देते हैं। क्लियर हुआ?
अब देखिए कहीं कहीं पे इस प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक संकीर्णन और पाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन यह वह भाग है जहां पे केंद्रिका गुणसूत्र से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे क्या जुड़ी हुई होती है, केंद्रिका। तो देखिए क्या कहा हमने कि गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन तो किसे कहते हैं हम, प्राथमिक संकीर्णन जहां पे दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं अर्थात सेंट्रोमियर। इससे हम गुणसूत्र बिंदु भी कह देंगे। तो गुणसूत्र बिंदु को प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है, जबकि द्वितीयक संकीर्णन उस स्थान को कहा जाता है जहां पे केंद्रिका उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, केंद्रिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोलस। तो इस स्थान से केंद्रिका जुड़ी हुई होती है, इसी स्थान को हम बोल देते हैं NOR। क्या कहा जाता है इसे, NOR। NOR से मतलब क्या है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो देखिए हमने क्या कहा, गुणसूत्र दोनों अर्ध गुणसूत्रों को जोड़ने वाली संरचना सेंट्रोमियर कहलाती है। इस सेंट्रोमियर को प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है, साथ ही साथ इसे गुणसूत्र बिंदु हिंदी में हम कह देते हैं। कभी कभी गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन के अलावा अन्य संकीर्णन भी पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक संकीर्णन। इस द्वितीयक संकीर्णन से केंद्रिका जुड़ी हुई होती है, इसे हम क्या बोल देते हैं, NOR क्षेत्र, यानी कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जहां से केंद्रिका की उत्पत्ति होती है। अब देखिए जहां से आपकी केंद्रिका जुड़ी हुई है, इसके बाद का पूरा भाग, केंद्रिका के जुड़ने के बाद का पूरा भाग कोशिका गुणसूत्र का क्या कहलाता है, सैटेलाइट, यानी कि अनुषंगी भाग कहलाता है। तो जहां से केंद्रिका जुड़ी हुई है, इसके बाद का जो शेष भाग है, इसे हम क्या बोल देंगे, सैटेलाइट गुणसूत्र या अनुषंगी। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे, अनुषंगी। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि दोनों अर्ध गुणसूत्रों को सेंट्रोमियर जोड़ता है। अब यह सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किस भाग की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, किस भाग में यह उपस्थित होता है, इसके आधार पर हमने गुणसूत्र की संरचना को निम्न 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति, तो देखिए अब हम गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र बिंदु अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम, सेंट्रोमियर की है। गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्रों के प्रकार। अब देखिए सामान्यतः जो हम गुणसूत्र देखते हैं उसमें गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, मध्य में। तो ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य में उपस्थित होता है, इस प्रकार के गुणसूत्र को हम क्या बोल देते हैं, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। देखिए पुनः देखिए, पहला प्रकार हमने बात की है मध्य केंद्रीय गुणसूत्र का, जिसमें जो गुणसूत्र बिंदु है कहाँ उपस्थित होगा, गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में। इसे हम मेटासेंट्रिक भी बोल देते हैं, मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में। इस प्रकार के गुणसूत्र वी के समान आकृति बनाते हैं। जो इंग्लिश लेटर है वी, उसकी जैसी आकृति ये बनाते हैं। तो इस टाइप के गुणसूत्र क्या बनाएंगे, वी के समान आकार की निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार के गुणसूत्र की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र। उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र यानी कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। देखिए क्या कह रहा है ये कि गुणसूत्र बिंदु, इस प्रकार के गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु है वह बिल्कुल मध्य में नहीं होकर क्या हो जाएगा, आपके मध्य के थोड़ा सा पास उपस्थित हो जाएगा। यानी कि मध्य में नहीं है, मध्य के क्या है, पास में उपस्थित होता है। तो देखिए इस वाले गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती है, लेकिन इस वाले गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान नहीं होती है। और इस प्रकार का जो गुणसूत्र है वो एल अक्षर के समान आकृति बनाता है। जो इंग्लिश का वर्ड है एल,
उसकी जैसी क्या करता है, ये आपकी आकृति बनाने का काम करता है। क्लियर हो गया? जिसे हम बोलते हैं अग्रबिंदु। इस प्रकार बिंदु गुणसूत्र। इंग्लिश तो देखिए, पहला हमने बात की थी मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की, दूसरे गुणसूत्र की हमने बात की जिसे हमने कह दिया है उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र। जो हमारे पास तीसरे प्रकार का गुणसूत्र है उसे हम क्या बोल देते हैं, अग्रबिंदु गुणसूत्र या एक्रोसेंट्रिक। इस प्रकार के गुणसूत्र में क्या होता है, देखिए एक भुजा तो बहुत बड़ी हो जाएगी जबकि दूसरी भुजा बहुत ही छोटी हो जाती है। यहाँ पे दोनों भुजा समान थी मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में। क्या कहा हमने, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में दोनों अर्ध गुणसूत्र समान लंबाई के होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस होता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, असमान लंबाई के दोनों अर्ध गुणसूत्र असमान लंबाई के होते हैं। अर्ध गुणसूत्रों में अंतर होता है लेकिन इतना अंतर ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक भुजा तो बहुत बड़ी, एक अर्ध गुणसूत्र तो बड़ा, जबकि दूसरी भुजा बहुत छोटी होती है। दूसरी भुजा बहुत छोटी होती है। तो इस प्रकार के गुणसूत्र को हम क्या बोल देते हैं, अग्रबिंदु गुणसूत्र कह देते हैं। इस प्रकार का गुणसूत्र अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान आकृति बनाता है। देखिए डायग्राम में ये हमारे पास बड़ी भुजा थी और ये है हमारे पास छोटी भुजा थी। तो इस तरह का क्या बना दिया इसने, जे के समान की आकृति बना देता है। जबकि जब हम बात करते हैं उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की तो यह कैसा गुणसूत्र बनाएगा, आपका एल के आकार की एल के आकार की संरचना बनाता है। अब हम अंतिम चौथे प्रकार के बारे में बात करते हैं जिसे हम क्या बोल देंगे अब, अंतःकेंद्रीय गुणसूत्र। इंग्लिश में से बोला जाता है टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो गुणसूत्र है, यह जो गुणसूत्र बिंदु है ये एक ही भुजा के बिल्कुल अंत में या किनारे पे पाया जाता है। तो जो आपके पास अंतः केंद्रीय गुणसूत्र है इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल शीर्ष पर पाया जाता है, सिरे पर पाया जाता है। यह क्या करेगा, आपके अंग्रेजी के आई अक्षर के समान आकृति बनाता है। तो देखिए हमने आज गुणसूत्र बिंदु के बारे में, गुणसूत्र की संरचना के बारे में देखा और गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार के बारे में देखा, जिसमें हमने बात की मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की, उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की, अग्रबिंदु गुणसूत्र की और साथ ही साथ हमने बात की अंतः केंद्रीय गुणसूत्र की हमने बात की। गुणसूत्र में हमारे पास डीएनए होगा। डीएनए के साथ साथ इसमें विशेष प्रकार की क्षारीय प्रोटीन्स उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक जीवों के गुणसूत्र में डीएनए के साथ साथ विशेष प्रकार की क्षारीय प्रोटीन उपस्थित होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहा जाता है इसे, हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति भी प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में डिफरेंस होता है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन यानी कि क्षारीय प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन या क्षारीय प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रोटीन भी पाई जाती है जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है और थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे आरएनए भी पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने गुणसूत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया और इसी के साथ हमारी कोशिका वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।